हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एक जो अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश का जो प्रोसीजर चल रहा है उससे रिलेटेड, और अभी दिल्ली यूटी को रिलेटेड एक यूनियन गवर्नमेंट ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक लॉ लेकर के आई है, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश, इंडिया की सबसे कम सीमा, अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो सबसे कम सीमा मिलती है अफगानिस्तान के साथ में। हम डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ में रिलेशन, डायरेक्ट बाउंड्री ट्रांसफर नहीं कर पाते, क्योंकि जो रीजन है, जिस एरिया में अफगानिस्तान की बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में इंडिया के साथ में अफगानिस्तान की बॉर्डर मिलती है, वो बहुत कम है। और वो वाला जो रीजन है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है। तो अगर पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होते तो हम डायरेक्ट अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बना सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ना अच्छे होने की वजह से हम ईरान में जो चाहबार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, उस चाहबार पोर्ट के थ्रू हम अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, जो इंडिया ने एक विजन डेवलप किया है ना कि हम सेंट्रल एशिया तक इस तरीके से पहुंचेंगे, उसमें एक मेजर जो एक कन्फ्लिक्ट है, एक हर्डल है, वो रोल प्ले कर सकता है तालिबान। अब इस तालिबान से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय से एक वॉर को फेस कर रहा है, और यहाँ पर तालिबान का शासन रहा 1996 से 2001 तक। जब तालिबान का शासन इस समय रहा तो काफ़ी वायलेंस हुआ, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके राइट्स को छीन लिया गया, काफ़ी एक्सट्रीमिज्म फेस करना पड़ा था अफगानिस्तान के लोगों को। तो इसीलिए उस एरिया में जब तालिबान डेवलप हो रहा था, और तालिबान ने क्या किया, बाद में यूएस के ऊपर अटैक कर दिया, तो फिर यूएस को इस तालिबान को कर्व करने की कोशिश करनी पड़ी, और तभी से यूएस और यूएस के जो नाटो एलीज हैं उनके ट्रूप्स अफगानिस्तान में बने हुए हैं। सीधी सी बात है कि लगभग पिछले 20 सालों से यहाँ पर युद्ध चल रहा है। किस किस के बीच में? एक तरफ है तालिबान, एक तरफ है गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट का ही साथ देने के लिए यूएस और नाटो की एलीज जो कंट्रीज हैं उनकी सेना। अब इनके बीच में रेगुलर वॉर चल रहा है लगभग 20 सालों से, लेकिन अगर कंक्लूजन की बात आए तो कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अब यूएस के राष्ट्रपति हैं मिस्टर बाइडेन, और मिस्टर बाइडेन से पहले राष्ट्रपति थे मिस्टर ट्रंप। ट्रंप के समय में तालिबान और मिस्टर ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में एक टॉक होती है, एक बात होती है, एक एग्रीमेंट होता है। उस टॉक में, उस एग्रीमेंट में डिसाइड होता है कि तालिबान अफगानिस्तान की जो लैंड है उसका यूज नहीं करने देगा टेररिज्म के लिए, और बदले में जो यूएस है उसको अपनी सेना को वहां से बाहर निकालना होगा। अब यूएस में गवर्नमेंट चेंज हो गई, मिस्टर बाइडेन नए राष्ट्रपति आ गए, लेकिन मिस्टर बाइडेन ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो ट्रूप्स को अफगानिस्तान ने निकालने की जो डेट है वो है 1 मई, ठीक है। और 1 मई तक अभी तक ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है कि वहां पर पीस एस्टेब्लिश हो सके अफगानिस्तान में। इसलिए बाइडेन ने एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया कि अभी बहुत मुश्किल है वहां से हमारी सेना को बाहर निकालना। लेकिन तालिबान ने रिवर्स में थ्रेट दी कि अगर यूएस अपनी 1 मई तक डेडलाइन तक अपनी सेना को बाहर नहीं निकालेगा तो यूएस की जो सेना है उसके ऊपर अटैक होगा। यूएस ने इस बात को मनवाने के लिए कि वहां पर तालिबान और जो गवर्नमेंट है उसके बाद उनके बीच में पावर शेयर हो सके, इसलिए जो यूएस है उसने कोशिश की कि जो रीजनल पावर्स हैं जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, ये हेल्प करें वहां पर पीस एग्रीमेंट को लेकर के। तो देखो, इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि अभी एक दिन की मीटिंग हुई मॉस्को में, और उसमें एक तरफ रशिया ने मीडिएटर बनने की कोशिश की तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक दिन की मीटिंग थी, और इतना बड़ा इशू जो पिछले 20 ईयर से एक वॉर के रूप में चल रहा है उसका रिजल्ट आप एक दिन में नहीं निकाल सकते हो। अब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो, उस समय की अगर हम बात करें जब वहाँ पर तालिबानी एक तरीके से ग्रो हो रहे थे, तो तालिबानी कश्मीर वाले रीजन में तक आने लग गए थे। कश्मीर वाले रीजन में टेररिस्ट
का जो इंक्रोचमेंट है वो काफी बढ़ गया था। अब दोबारा से अगर यूएस वहां से पीछे हटता है और तालिबान का सीधा क्लियर बात है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो तालिबान को आप कर भी नहीं कर पाओगे। तालिबान अभी तो सिर्फ ग्रामीण रूरल जो एरिया है अफगानिस्तान का उसको कवर कर रखा है, लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं की, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, तो तालिबान अफगानिस्तान का जो सारा एरिया बचा हुआ है उसको भी अपने अंडर करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो अपने अंडर करेगा, गवर्नमेंट को रिप्लेस करेगा, तालिबान खुद अपना रूल वहां पर चलाएगा। यूएस ने कोशिश की है कि यूएन लेड मल्टीलेटरल पीस कॉन्फ्रेंस भी हो ताकि वहां पर पीस एस्टेब्लिश हो सके। आस पड़ोस के देश रशिया, चाइना, इंडिया से भी बात की है कि आप भी वहां पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर पीस एग्रीमेंट साइन हो। इस आर्टिकल में क्लियर बोला गया है कि अगर पीस विदाउट पीस एग्रीमेंट मिस्टर बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रूप्स हैं, अगर वो बाहर होते हैं तो तालिबान जो है वो कोशिश करेगा इस सारे एरिया को कवर करने में, और जिन चीज को आपने खत्म करने के लिए 20 साल युद्ध लड़ा, वॉर किया, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल करके आएगा। तो इसीलिए अभी देखो जो मॉस्को में बात हुई उसमें एक बात बोला गया कि कम से कम जो तालिबान है वो इस बात पे एग्री हो कि जो अफगानिस्तानीज हैं उनके सारे राइट्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो अब आने वाली बातचीत में ये जो राइट्स की जो बात की गई है ना, उसको टॉप प्रायोरिटी में रखा जाएगा। इंडिया को मेजरली इस बात में इन्वॉल्व होना चाहिए, पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी अफेक्ट होने वाले हैं इस पीस एग्रीमेंट से। नेक्स्ट आर्टिकल है दिल्ली से रिलेटेड। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। बेसिक्स क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो आर्टिकल दे रखे हैं, 239 और आर्टिकल 239AA। 239 यूटी से डील करता है, और यूटी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज करके यूटी को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। 239AA स्पेशली दिल्ली के लिए डिजाइन किया गया था। दिल्ली जो यूटी होकर भी वहां पर खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद का हाई कोर्ट है, तो एज ए स्टेट के रूप में दिल्ली जो है काम करती है। तो इसी चीज को लेकर के हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके बीच में क्लैश चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि 239 के तहत आप भी तो एक यूटी हो, लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका आर्गुमेंट हमेशा ये रहता है कि अरे भाई हम यूटी नहीं है, हम एक स्पेशल पावर आपने दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी है, 239AA के तहत हम हमारे खुद रूल्स बना सकते हैं, खुद कानून बना सकते हैं, तो हम जो हैं वो आपके अंडर नहीं आते, हमारी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, और हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को, ताकि हम एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में काम कर सकें। अब इसी चीज को लेकर के 2018 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, उसने ये बोला था कि यूटी में स्पेशली जो एलजी की जो पावर है वो ज़्यादा होती है, लेकिन दिल्ली में जो एलजी ने सारी पावर अपने अंडर करने की कोशिश की, और कोई भी इशू जब गवर्नमेंट से उसको होता तो वो उसको प्रेसिडेंट की एक्सेंट के लिए, सहमति के लिए रख देता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये बोला था कि जो प्रॉब्लम है उनको आप रख सकते हो प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए, लेकिन आपके जो डेली इश्यूज हैं उनको आप नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट इशू है उनको रखो, लेकिन डेली इशू जो है एवरी इशू को नहीं रखना। एनी इशू को रख सकते हो, एवरी इशू को नहीं रख सकते आप, कि आपकी डेली बेसिस पे कोई प्रॉब्लम है उसको भी आप प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए आपने भेज दिया, तो इस तरीके से तो काम ही नहीं किया जाएगा। तो उसी को लेकर के अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है। उन्होंने बोला है कि 2018 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज करने की कोशिश की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया उसी के तहत 1991 का जो एक्ट है जिसके तहत दिल्ली को स्पेशल यूटी का दर्जा दिया गया, उसी में चेंजेज करने की आवश्यकता है। अब सीधी सी बात यह है कि ये जो लॉ है ना उसको लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि इस तरीके से आपने एक स्पेशल पावर दे दी कि आप यूटी हो, आपके पास में खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन आपने जो सारी पावर्स है वो तो हमसे छीन ली। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोविजन, इस ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया है यूनियन गवर्नमेंट ने, उसमें क्या क्या बोला है। उन्होंने ये बोला है कि मान लो दिल्ली गवर्नमेंट कोई बिल लेकर के आती है और उस बिल में
अगर गवर्नमेंट एक वर्ड है, किसी भी लॉ में गवर्नमेंट एक वर्ड है, तो उस गवर्नमेंट का जो मीनिंग है उसका मतलब ये नहीं रहेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, उसका मतलब रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरी बात बोली है कि जो असेंबली है वो डे टू डे बेसिस के ऊपर या फिर कोई कंडक्ट इंक्वायरीज नहीं बिठा सकती है। और अगर इस तरीके का कोई रूल, कोई कमेटी किसने बना दी, दिल्ली यूटी ने बना दी, दिल्ली यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली ने बना दी, तो उन सबको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस बिल में ये भी बोला गया है कि अगर यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ भी काम करना चाहती है, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना चाहती है, उससे पहले उनको एलजी की ओपिनियन जानना जरूरी है। कोई भी एक जनरल बात के थ्रू या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एलजी की जो एक्सेंट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, इसके अलावा इस बिल में ये भी बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई है लेजिस्लेटिव असेंबली को, अगर उस पावर के बाहर लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ भी कानून बनाती है, कोई बिल लेकर के आती है, तो एलजी उसको रिजर्व कर सकता है कि वो किसी कंसिडरेशन के लिए, स्पेशली जो प्रेसिडेंट है उसकी कंसिडरेशन के लिए उसको रिव्यू कर सकता है। अब इसके अपोजिट जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके भी कुछ आर्ग्यू हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने आर्ग्यू दिए हैं कि देखो आर्टिकल 239AA ये खुद कहता है कि जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के तहत जो मैटर्स हैं उन पर कानून बना सकती है, स्पेशली 3 चीज़ों को छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार नहीं है दिल्ली यूटी को। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो एलजी है वो सिर्फ एलजी जो है वो ऐसे नहीं कर सकता कि एनी इशू को भेज सकता है प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए, एवरी इशू को नहीं भेज सकता है। इसके अलावा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि एलजी को हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइज के तहत काम करना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी क्लेरिफाई किया था कि देखो जो यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको लोगों ने इलेक्ट किया है, तो वो इंडिपेंडेंट है और डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसमें निहित है। मतलब एलजी वो इलेक्ट नहीं किया गया है लोगों के द्वारा, उसको तो अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर नहीं हो सकती है। लास्ट में इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये जो बिल है उसमें कोशिश की जा रही है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, मतलब लोगों ने जिन डेमोक्रेसी को चुना है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है अपॉइंटेड डेमोक्रेसी के थ्रू। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।